आइसोलेटेड बॉडी अगर एक्सटर्नल फोर्स इंटरनल फोर्सेस के मुकाबले में बहुत ज्यादा स्मॉल हो तो फिर उस बॉडी या सिस्टम को हम रियल आइसोलेटेड बॉडी या सिस्टम कहते हैं। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम which is also known as the conservation of linear momentum law। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम आपको यह कहता है कि अगर एक्सटर्नल फोर्स होगा तो चेंज इन लीनियर मोमेंटम आपके पास होगा एंड द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विल बी एक्सटर्नल फोर्स। लेकिन कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के मुताबिक से इफ एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो मींस द बॉडी और सिस्टम इज आइसोलेटेड द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विल बी इक्वल टू जीरो। अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि न्यूटन सेकंड लॉ में यही कहता है कि इफ देयर इज फोर्स देयर विल बी चेंज इन लीनियर मोमेंटम, इफ देयर इज नो फोर्स देयर विल बी नो चेंज इन लीनियर मोमेंटम। ठीक है, तो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विल बी जीरो, चेंज इन लीनियर मोमेंटम विल बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी विल बी इक्वल टू कांस्टेंट। क्योंकि अगर चेंज इन मोमेंटम जीरो हो तो इसका मतलब आपके पास ये होगा कि मोमेंटम विल बी कांस्टेंट, और अगर मोमेंटम कांस्टेंट हो तो एम वी का प्रोडक्ट आपके पास कांस्टेंट होगा, और अगर एम वी का प्रोडक्ट कांस्टेंट हो इसका मतलब यह है कि वी मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, और अगर वी मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो तो v1 डिवाइड बाई v2 इज इक्वल टू m2 डिवाइड बाई m1, या ये आपके पास m1 डिवाइड बाय m2 आपके पास आ जाता है। v1 डिवाइड बाय v2 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय m1 डिवाइड बाय m2। द रेशियो ऑफ वेलोसिटी v1 and v2 is equal to the reciprocal of the ratio of mass m1 and m2। the ratio of velocity v1 and v2 is equal to the reciprocal of the ratio of mass m1 and m2। तो ये सारे आपके पास कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के स्टेटमेंट है। ठीक है, सारे आपके पास लीनियर मोमेंटम के स्टेटमेंट है। देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विल बी जीरो, द चेंज इन लीनियर मोमेंटम विल बी जीरो, मोमेंटम विल बी कांस्टेंट, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी विल बी कांस्टेंट, वेलोसिटी विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, the ratio v1 v2 will be equal to the reciprocal of the ratio mass m1 and m2। और इसमें सबसे जरूरी कंसेप्ट कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में जो है वो आपके पास है v is inversely proportional to mass। मास ज्यादा है वेलोसिटी कम होगा, मास कम है वेलोसिटी ज्यादा होगा। ठीक है, मैं फर्स्ट एग्जांपल लिख रहा हूं। ये आपके पास गन है, ठीक है, दिस इज अ गन, और इस गन से बुलेट निकल रहा है। ठीक है, इससे बुलेट निकल रहा है, दिस इज बुलेट। बुलेट का वेलोसिटी vb, गन का रिकॉइलिंग वेलोसिटी vg। ठीक है, बिफोर फायरिंग द वेलोसिटी ऑफ गन वाज जीरो। जब फायर किया जाता है, ठीक है, तो फिर भी आपके पास बुलेट और गन का जो वेलोसिटी होगा वो जीरो होगा। बुलेट और गन का मिलके जो नेट मोमेंटम होगा वो आपके पास जीरो होगा। ठीक है, बुलेट का मोमेंटम pb, गन का मोमेंटम pg। याद रखिए pg और pb मींस गन का मोमेंटम जब वो रिकॉइल होते पीछे, और बुलेट का मोमेंटम वो दोनों आपके पास बराबर होते हैं। mg vg इज इक्वल टू mb vb। ठीक है, ये आपके पास बराबर। अगर मैं गन का वेलोसिटी का रेशो बुलेट के वेलोसिटी के रेशो से लिख लो तो ये आपके पास mb डिवाइड बाय mg आपके पास बन जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि बुलेट का वेलोसिटी मास कम है, वेलोसिटी ज्यादा है, गन का मास ज्यादा है, वेलोसिटी कम है। वेलोसिटी आपके पास क्या है, कम है। ठीक है, लेकिन अगर आप मोमेंटम देखें तो बुलेट अपने साथ जितना मोमेंटम लेगा उतना मोमेंटम गन को भी मिलेगा। गन और बुलेट का मोमेंटम सेम होगा, लेकिन गन का मास ज्यादा है, वेलोसिटी कम होगा, बुलेट का मास कम है, वेलोसिटी ज्यादा होगा, बट द मोमेंटम विल बी सेम। और आफ्टर फायरिंग बी मोमेंटम, नेट मोमेंटम बुलेट और गन का जीरो, और बिफोर फायरिंग बी मोमेंटम गन का क्या था, जीरो था। ठीक है, अब ये आपके पास एक कार्ड है, मैं इसको एक एमसीक्यू
की शक्ल दे देता हूं। कार्ट v वेलोसिटी से मोशन कर रहा है, ठीक है। द मास ऑफ अ कार्ट इज इक्वल टू m, द मास ऑफ अ कार्ट इज इक्वल टू m ड्यूरिंग मोशन, ड्यूरिंग मोशन हम इस पे एक मास को रख लेते हैं, ठीक है। हम एक मास को इस पे परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड रख लेते हैं। अ कार्ट ऑफ मास m is moving with a velocity v. During motion we put mass m perpendicularly downward on a cart. कार्ट मोशन करे और हमने कार्ट के मास के बराबर मास इस पे परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड रख लिया, ठीक है। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ सकता हूं, ठीक है। v प्राइम आपके पास क्या होगा, p प्राइम मोमेंटम when we put the mass perpendicularly downward on a cart, ठीक है। तो मोमेंटम आपके पास क्या होगा, तो देखिए कार्ट का मास m था और हमने m मास को कार्ट पे रख लिया। अब आपके पास मास क्या बना, 2m मास बना, तो वेलोसिटी v प्राइम आपके पास v डिवाइड बाई 2 बन जाएगा और मोमेंटम p प्राइम p विच विल बी इक्वल टू mv। यहां पर भी मोमेंटम mv, यहां पर भी मोमेंटम आपके पास क्या होगा, mv। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम आपको ये कहता है, ठीक है। अगर मैं इस तरह जो है कह दूं कि कार्ट था, कार्ट v वेलोसिटी से मोशन कर रहा था, द मास ऑफ अ कार्ट वाज m, इफ वी पुट a 2m मास परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड, अगर मैं इसको 2m मास कर लूं, 2m मास मैंने डबल मास ऑफ अ कार्ट इस पे पुट किया, व्हाट विल बी द वेलोसिटी। तो देखिए मास m तो पहले से था कार्ट का और 2m मास आपने रख लिया, तो मास 3 टाइम इंक्रीज, वेलोसिटी आपके पास 3 टाइम डिक्रीज, बट द मोमेंटम विल बी सेम mv। मोमेंटम आपके पास सेम होगा जो कि mv होगा, ठीक है। ये बात आप लोग याद रखें। एक दूसरे लास्ट एमसीक्यू, अगर मैं लिख लूं मास m v वेलोसिटी से मोशन कर रहा था, यहां पर एक दूसरा बॉडी था जिसका मास 4m था, जिसका मास 4m था और ये आपके पास रेस्ट में था, ठीक है। when they collide they stuck with each other, they stuck, then मैं आपसे पूछ सकता हूं velocity of stuck bodies, velocity of stuck bodies will be equal to dash। मैं आपसे पूछ सकता हूं momentum of stuck bodies will be equal to dash। मैं आपसे पूछ सकता हूं कि वेलोसिटी आपके पास स्टक बॉडीज का क्या होंगे, ठीक है, और मोमेंटम आपके पास स्टक बॉडीज के क्या होंगे। तो देखिए इसका मास m है, इसका मास 4m है, तो जब ये इसके साथ स्टक हो जाता है तो टोटल मास 5m बन जाएगा, 5m आपके पास मास बन जाएगा। तो अगर मास 5m बन जाए तो वेलोसिटी आपके पास 5 टाइम डिक्रीज, v by 5, क्योंकि v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। आपको यही बताता है कि अगर मास 5 टाइम्स हो जाए वेलोसिटी 5 टाइम डिक्रीज, बट द मोमेंटम विल बी रिमेन सेम। पहले भी mv था और आफ्टर b आपके पास mv मोमेंटम होगा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के मुताबिक से। अगर एक बम है और बम रेस्ट में था बिफोर एक्सप्लोजन, तो मोमेंटम ऑफ अ बम विल बी 0। अगर बम एक्सप्लोड हो जाए इनटू 2 फ्रैगमेंट्स, या कोई भी चीज जो रेस्ट में था और वो एक्सप्लोड हो जाए इनटू 2 फ्रैगमेंट्स, into 2 parts, those 2 fragments will always move in opposite direction। क्यों? for conservation of linear momentum। अगर ये opposite direction में जाएंगे मोमेंटम दोनों का सेम, नेट मोमेंटम विल बी 0, क्योंकि पहले भी रेस्ट में था। अब अगर 2 फ्रैगमेंट्स में डिवाइड हो जाए तो उन दोनों फ्रैगमेंट्स का जो मोमेंटम आपके पास होगा, नेट मोमेंटम वो भी 0 होगा। मोमेंटम ऑफ ईच फ्रैगमेंट विल बी नॉट 0, द नेट मोमेंटम ऑफ ऑल द फ्रैगमेंट्स विल बी 0 अगर बम रेस्ट में था, ठीक है। अगर बम ऊपर से गिर रहा है विद मोमेंटम p और हवा में ही एक्सप्लोड हो जाए इनटू 2 फ्रैगमेंट्स, तो वो 2 फ्रैगमेंट्स इस तरह जाएंगे कि उसका नेट मोमेंटम बिफोर एक्सप्लोजन के बराबर ही हो, ठीक है। आपने इनहेलेशन ऑफ मैटर में पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन को जब आप मिला लेते हैं 2 गैमा रेज बन जाते हैं और वो 2 गैमा रेज हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं। क्यों? फॉर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। सेकेंड ईयर में आपने पढ़ा है कि बीटा डीके में न्यूट्रिनो या एंटी न्यूट्रिनो प्रोड्यूस होता है। अगर बीटा डीके में न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो प्रोड्यूस ना हो
तो कौन सा प्रॉपर्टी कंजर्व नहीं होगा? मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा। ठीक है, मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा। ठीक है, अगर बीटा डीके में कोई दूसरा पार्टिकल प्रोड्यूस ना हो जाए, ठीक है, तो मोमेंटम आपके पास कंजर्व नहीं होगा। ठीक है, और अगर मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा तो इट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज दिस इज कंजर्वेशन लॉ, ये नेचुरल लॉ है आपके पास। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम आपको यही कहता है कि बिफोर एंड आफ्टर चेंज द मोमेंटम विल बी सेम। ठीक है, लेकिन वेलोसिटी आपके पास जो है वो चेंज होगा। अच्छा, कोलिजन में डिफिनीशन नहीं लिख रहा। कोलिजन अगर दो बॉडीज एक दूसरे के इतने करीब आ जाए कि वो एक दूसरे के मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन या दोनों को चेंज कर जाए, तो इस किस्म के करीब आने को हम कोलिजन कहते हैं। दो बॉडीज इतने, दो या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, इतने करीब आ जाए कि वो एक दूसरे के मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन या दोनों को चेंज कर जाए, तो इस किस्म के करीब आने को हम क्या कहते हैं? कोलिजन कहते हैं। कोलिजन के दो टाइप्स, डायरेक्ट कोलिजन, दूसरा आपके पास जो है इनडायरेक्ट कोलिजन। डायरेक्ट कोलिजन में अगर बॉडीज फिजिकली टच कर जाए, इफ द बॉडीज फिजिकली टच, तो फिर कोलिजन आपके पास डायरेक्ट कोलिजन। इनडायरेक्ट कोलिजन को आप फील्ड कोलिजन भी कह सकते हैं। यह आपके पास पॉजिटिव चार्ज है, इसको आप जो है प्रोजेक्ट करें टुवर्ड अनदर पॉजिटिव चार्ज, तो ये कभी भी फिजिकली टच नहीं कर सकते। तो अगर ये कभी भी फिजिकली टच नहीं करेंगे तो फिर कोलिजन आपके पास इनडायरेक्ट कोलिजन। दीज आर द टू टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल कंटैक्ट। ये फिजिकल कंटैक्ट के बेस पे है। ठीक है, कोलिजन आपके पास जो है इसके दो टाइप्स है ऑन द बेसिस ऑफ लाइन ऑफ मोशन। ऑन द बेसिस ऑफ लाइन ऑफ मोशन कोलिजन के दो टाइप्स है। एक आपके पास जो है हेड ऑन कोलिजन, एक आपके पास हेड ऑन कोलिजन है, और दूसरा आपके पास जो है वो ऑब्लिक कोलिजन है। हेड ऑन कोलिजन, लाइन ऑफ मोशन सेम, इस तरफ जा रहा था, ठीक है, दोनों कोलिजन कर गए, और बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन द लाइन ऑफ मोशन इज सेम, इसको हम हेड ऑन कोलिजन कहते हैं। ठीक है, ये आपके पास दो बॉडीज टकरा गए, टकराने के बाद फिर ये इस तरफ गए, ठीक है, तो इसको हम ऑब्लिक कोलिजन कहते हैं। इफ द लाइन ऑफ मोशन इज नॉट सेम, ऑब्लिक कोलिजन, इफ द लाइन ऑफ मोशन इज सेम, इसको हम हेड ऑन कोलिजन कहते हैं। ठीक है, कोलिजन के आपके पास दो और टाइप से ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन कोलिजन के दो टाइप्स है, इलास्टिक कोलिजन और सेकंड आपके पास जो है इन इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम आपके पास कंजर्व्ड, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी आपके पास कंजर्व्ड, टी डॉट ई टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड। टी डॉट ई मैंने टोटल एनर्जी के लिए इस्तेमाल किया, टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड। और इन इलास्टिक में मोमेंटम आपके पास जो है दिस इज कंजर्व्ड, काइनेटिक एनर्जी आपके पास जो है नॉट कंजर्व्ड। ठीक है, और याद रखिए काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट, ठीक है, वो आपके पास होता है इन द फॉर्म ऑफ साउंड एनर्जी, ठीक है, थर्मल एनर्जी, साउंड एनर्जी, थर्मल एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। साउंड एनर्जी, थर्मल एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी आपके पास होता है ये परमानेंट डेंस आर डिफॉर्मेशन। ठीक है, परमानेंट डेंस आर डिफॉर्मेशन। याद रखें आपके पास जो साउंड एनर्जी है और थर्मल एनर्जी आपके पास जो है, इसकी वजह से जो एनर्जी है स्मॉल अमाउंट लास्ट, और इसकी वजह से आपके पास लार्ज अमाउंट लास्ट होता है।
लार्ज अमाउंट लॉस इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अच्छा, अब काइनेटिक एनर्जी कंजर्व, सॉरी नॉट कंजर्व, टोटल एनर्जी आपके पास है, इट इज कंजर्व। टोटल एनर्जी भी कंजर्व होता है बिकॉज काइनेटिक एनर्जी और फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन टोटल एनर्जी आपके पास है, इट विल बी कंजर्व और कांस्टेंट। और याद रखिए 100% इलास्टिक कोलिजन नहीं होता। रियल कोलिजन जितनी भी है दे आर इनइलास्टिक, लेकिन कुछ आपके पास रियल कोलिजन्स होते हैं जिसको हम इलास्टिक कंसीडर करते हैं। और वो कौन से कोलिजन्स होते हैं? अगर कोलिजन हो और परमानेंट डेंस या डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस ना हो, रबर बॉल्स कोलिजन कर जाए, बीलेड बॉल्स कोलिजन कर जाए और कोई डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस नहीं हुआ, कोई डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस नहीं हुआ, कोई डेंस प्रोड्यूस नहीं हुए, तो हर उस कोलिजन को आप इलास्टिक कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन जब कोलिजन हो जाए, परमानेंट डेंस और डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस हो जाए, तो फिर वो इनइलास्टिक होगा। कोलिजन हो जाए, बॉडी स्टक विद ईच अदर, इनइलास्टिक कोलिजन। लेकिन अगर कोलिजन हो जाए और कोई परमानेंट डिफॉर्मेशन या डेंस प्रोड्यूस ना हो, तो फिर उस कोलिजन को आप इलास्टिक कंसीडर कर सकते हैं, वरना 100% इलास्टिक कोलिजन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी लास्ट जो होता है वो इन तीन फॉर्म में होता है, साउंड एनर्जी और जो थर्मल एनर्जी होता है, स्मॉल अमाउंट उसमें लॉस हो जाते तो हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब आपके बुक में है परफेक्टली इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन, perfectly elastic head-on collision। perfectly elastic head-on collision में ये मास m1 ये v1 वेलोसिटी से, मास m2 ये v2 वेलोसिटी से मोशन कर रहा है। ये आपके पास m1, ये आपके पास m2, ये आपके पास m1 v1 प्राइम, ये आपके पास m2, दिस इज v2 प्राइम। अच्छा, अब इस मास m1 का मोमेंटम p1 काइनेटिक एनर्जी 1, इसका मोमेंटम p2 काइनेटिक एनर्जी 2, इसका मोमेंटम p1 प्राइम काइनेटिक एनर्जी 1 प्राइम, काइनेटिक एनर्जी p2 प्राइम काइनेटिक एनर्जी 2 प्राइम। ये भी आपके पास हेड ऑन कोलिजन है। और अगर ये दो बॉडीज है, ये m1, ये आपके पास m2, इसका वेलोसिटी v1, इसका वेलोसिटी v2, अगर कोलिजन हो जाए m1 और m2 कोलिजन, m1 v1 प्राइम और m2 आपके पास जो है वो v2 प्राइम। ठीक है, आप ये देखिए, ये इस किस्म का कोलिजन है, दो बॉडीज अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, कोलिजन अपोजिट डायरेक्शन में दूर भी जा रहे हैं। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में अप्रोच, जब कोलिजन हो जाए अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे से दूर भी जाते हैं। वो इस एग्जांपल में सेम डायरेक्शन में अप्रोच और सेम डायरेक्शन में एक दूसरे से दूर भी जाते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास है परफेक्टली इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन, परफेक्टली इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन में। फर्स्ट ऑफ ऑल तो दोनों केसेस में काइनेटिक एनर्जी विल बी कंजर्व्ड, द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन विल बी सेम। इस केस में हो या इस केस में हो, द सम of kinetic energy before collision will be equal to the sum of kinetic energy after collision। और ये इलास्टिक collisions में हम डिस्कस कर रहे हैं, दोनों परफेक्टली इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन है। sum of kinetic energy before collision will be equal to sum of kinetic energy after collision। अगर डायरेक्शन ऑफ मोशन सेम हो और collision परफेक्टली इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन हो, तो P1 प्लस P2 इज इक्वल टू P1 प्राइम प्लस P2 प्राइम। P1 प्लस P2 इज इक्वल टू P1 प्राइम प्लस P2 प्राइम। द सम ऑफ मोमेंटम बिफोर कोलिजन विल बी इक्वल टू द सम ऑफ मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। मैं आपको एक बात बता रहा हूं, जितनी भी इक्वेशन हम अभी डिस्कस करेंगे, इसके बाद भी डिस्कस करेंगे, वो तमाम इक्वेशन तब वैलिड होंगे, यूजफुल होंगे इफ द कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन। अगर कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक हेड ऑन ना हो तो फिर ये कोई भी इक्वेशन काम नहीं करेगा। अच्छा, यहां पर आते हैं मोमेंटम, इसका मोमेंटम P1, इसका मोमेंटम P2,
काइनेटिक एनर्जी 1, काइनेटिक एनर्जी 2, इसका मोमेंटम P1 प्राइम, इसका मोमेंटम P2 प्राइम, काइनेटिक एनर्जी 1 प्राइम, काइनेटिक एनर्जी 2 प्राइम। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी तो यही होगी इसके लिए, लेकिन इसके लिए जो मोमेंटम है, अगर दो बॉडीज अपोजिट डायरेक्शन में अप्रोच करें तो P1 माइनस P2 इज इक्वल टू P2 प्राइम माइनस P1 प्राइम, और P2 माइनस P1 इज इक्वल टू P1 प्राइम माइनस P2 प्राइम। अगर मास m1 का मोमेंटम पॉजिटिव है, मास m2 का नेगेटिव है, तो आफ्टर कोलिजन मास m2 का पॉजिटिव होगा, मास m1 का नेगेटिव होगा। P2 माइनस P1, यहां पर P1 प्राइम, यहां पर P2 पॉजिटिव है, यहां पर मास m2 का मोमेंटम पॉजिटिव है, मास m2 का आफ्टर कोलिजन नेगेटिव है, मास m1 का मोमेंटम नेगेटिव है, आफ्टर कोलिजन ये पॉजिटिव है। तो मोमेंटम को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं if the bodies are approaching each other in opposite direction and after collision they move away in opposite direction as well, और हम मोमेंटम को सम करते हैं अगर आपके पास डायरेक्शन ऑफ मोशन सेम हो। अच्छा, कोलिजन के लिए द डायरेक्शन ऑफ मोशन इज सेम, इस कंडीशन के लिए डायरेक्शन ऑफ मोशन सेम है तो फिर v1 वेलोसिटी v2 से ज्यादा होना चाहिए। क्यों? अगर v1 और v2 बराबर हो फिर भी कोलिजन नहीं होगा, अगर v2 v1 से ज्यादा हो फिर भी कोलिजन नहीं होगा, लेकिन अगर v1 v2 से ज्यादा हो तो फिर कोलिजन होगा। ठीक है, तो ये आपके पास सम ऑफ मोमेंटम। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, लेट्स सपोज ये आपके पास 40 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ये आपके पास 10 किलोग्राम मीटर पर सेकंड है। ठीक है, 40 प्लस 10 50 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। अगर मैं लूं ये आपके पास 30 किलोग्राम मीटर पर सेकंड हो, बल्कि मैं इसको 20 किलोग्राम मीटर पर सेकंड कह लेता हूं, तो फिर इसका मोमेंटम आपके पास क्या होगा? 30 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, 30 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ठीक है, आप देखिए 40 प्लस 10 50, 20 प्लस 30 50, द सम ऑफ मोमेंटम बिफोर कोलिजन 40 प्लस 10 50, द सम ऑफ मोमेंटम आफ्टर कोलिजन 20 प्लस 30 50। ये आपके पास कब होगा? when the collision is perfectly elastic head on collision and the direction of motion is same। तो ये हम सम करेंगे। लेकिन अगर मैं इस एग्जांपल में लूं, अगर ये मोमेंटम आपके पास 50 न्यूटन सेकंड हो, इसका मोमेंटम 20 न्यूटन सेकंड हो, तो 50 माइनस 20 30, आफ्टर कोलिजन ये आपके पास 30 न्यूटन सेकंड हो। ठीक है, 30 न्यूटन सेकंड हो, तो फिर इसका मोमेंटम क्या होगा? सो दैट इफ द कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, व्हाट विल द मोमेंटम ऑफ दिस बॉडी आफ्टर कोलिजन? तो देखिए आपके पास पहले था P1 ज्यादा था तो P1 माइनस P2, फिर P2 प्राइम माइनस P1 प्राइम होगा, तो 50 माइनस 20 ये आपके पास 30, अब 30 ये माइनस होगा, तो मैं किस नंबर से 30 माइनस करूं कि 30 आ जाए? तो 60। फिर इसका मोमेंटम आपके पास 60 न्यूटन सेकंड होगा, क्योंकि मोमेंटम को आप लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। अच्छा, रिलेटिव वेलोसिटी v1 ज्यादा है v2 से, आफ्टर कोलिजन v2 प्राइम ज्यादा होगा, यहां पर v2 प्राइम v1 प्राइम से ज्यादा होगा, बिफोर कोलिजन v1 v2 से ज्यादा होगा, आफ्टर कोलिजन v2 प्राइम v1 प्राइम से ज्यादा होगा। तो मैं लिख लूंगा v1 माइनस v2 इज इक्वल टू v2 प्राइम माइनस v1 प्राइम। ठीक है, v1 माइनस v2 इज इक्वल टू v2 प्राइम माइनस v1 प्राइम, और इसको हम लिखते हैं द रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू द रिलेटिव स्पीड ऑफ रिसिजन। जिस रिलेटिव स्पीड से ये दो बॉडीज बिफोर कोलिजन अप्रोच कर रहे थे, आफ्टर कोलिजन उस रिलेटिव स्पीड से एक दूसरे से दूर भी जाएंगे। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मोशन सेम हो, v1 v2 से ज्यादा है तो v1 माइनस v2। ठीक है, v2 प्राइम v1 प्राइम से ज्यादा है तो v2 प्राइम माइनस v1 प्राइम। ठीक है, और उस केस में, इस केस में आपके पास v1 प्लस v2, दिस विल बी इक्वल टू v1 प्राइम प्लस v2 प्राइम। ठीक है, v1 प्लस v2 इज इक्वल टू v1 प्राइम प्लस v2। वहां पर मोमेंटम को ऐड करते हैं,
यहां पर सब्ट्रैक्ट करते हैं इस कंडीशन में, यहां पर स्पीड्स को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, यहां पर हम ऐड करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर दो चीजें अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हम वेलोसिटीज को ऐड करते हैं। अगर आप गाड़ी में जा रहे हैं इस डायरेक्शन में, दूसरी गाड़ी अपोजिट डायरेक्शन में आपको अप्रोच कर रहे हैं, तो आपको इसका स्पीड काफी ज्यादा नजर आएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है, आपका स्पीड ज्यादा दूसरी गाड़ी का कम है, तो आपको उसका स्पीड काफी कम नजर आएगा। हम सब्ट्रैक्शन करते हैं इस केस में, और इस केस में हम एडिशन करते हैं, ठीक है। तो आपके सामने क्यों हम एडिशन करते हैं? यहां से एक बंदा आ रहा है 1 मीटर पर सेकंड से, यहां से आ रहे 3 मीटर पर सेकंड से, तो ये 1 सेकंड में 1 मीटर इसके करीब आ जाता है, ये 1 सेकंड में 3 मीटर इसके करीब आ जाता है, तो रिलेटिवली 1 सेकंड में ये दोनों 4 मीटर एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। तो हम ऐड करते हैं इस केस में, ठीक है। और अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये 1 मीटर पर सेकंड से, ये 3 मीटर पर सेकंड से, 1 सेकंड में ये 1 मीटर दूर चला जाता है, 1 सेकंड में ये 4 मीटर दूर चला जाता है, तो 4 + 1 5 मीटर ये रिलेटिवली एक दूसरे से दूर चले जाएंगे, वो वाला कंडीशन। लेकिन अगर आगे एक बंदा जा रहा है 1 मीटर पर सेकंड से, आप उसके पीछे 3 मीटर पर सेकंड से जा रहे हैं सेम डायरेक्शन में, तो वो आपसे 1 सेकंड में 1 मीटर दूर जा रहा है, आप 1 सेकंड में 3 मीटर उसके करीब जा रहे हैं, तो रिलेटिवली आप कितने करीब जा रहे हैं? 3 - 1 2 मीटर पर सेकंड, 1 सेकंड में 2 मीटर आप करीब जा रहे हैं। तो हम यहां पर स्पीड्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं, दो कार है, 1 किलोमीटर या चले 10 किलोमीटर वो एक दूसरे से दूर थे, 10 किलोमीटर एक दूसरे से दूर थे, ठीक है। अच्छा, एक कार का स्पीड था 3 मीटर पर सेकंड, दूसरे का स्पीड था 2 मीटर पर सेकंड, तो आप ये बताएं ये दोनों कार कितने टाइम में एक दूसरे तक पहुंचेंगे, ठीक है। मैं यहां पर आपको लिखवा रहा हूं कि ये आपके पास एक कार है, ये एक कार है, ठीक है, इसका वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है, ये आपके पास दूसरा कार है, ठीक है, और इसका वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड है, इसका वेलोसिटी आपके पास जो है वो 3 मीटर पर सेकंड है। अगर इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 10 किलोमीटर है, ठीक है, तो आप ये बताएं कितने टाइम में, टाइम टू रीच या क्रॉस ईच अदर, कितने टाइम में एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, एक दूसरे तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला आपके पास ये है, वे रिलेटिव डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, ठीक है। ये आपके पास टाइम d डिवाइड बाय रिलेटिव स्पीड, ठीक है। तो आप इसमें आप पुट करें 10 किलोमीटर मींस 10,000 मीटर, और रिलेटिव वेलोसिटी आपके पास क्या है? 2 + 3 5 मीटर पर सेकंड, तो ये आपके पास 210 2,000 मीटर के साथ कैंसिल, ये आपके पास 2000 सेकंड्स में एक दूसरे तक पहुंच जाएंगे। दो कार्स थे, एक दूसरे से 10 किलोमीटर दूर थे, एक का वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड था, दूसरे का 3 मीटर पर सेकंड था, ठीक है। आप ये बताएं ये दोनों कार कितने टाइम में एक दूसरे को क्रॉस करेंगे? तो d डिवाइड बाय रिलेटिव वेलोसिटी। एक ट्रेन है, ट्रेन का लेंथ लेट्स सपोज 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर इज द लेंथ ऑफ अ ट्रेन, लेट्स सपोज। ट्रेन का वेलोसिटी है 7 मीटर पर सेकंड ईस्ट, और एक बर्ड है उसका वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकंड वेस्ट। 7 मीटर पर सेकंड ईस्ट और 3 मीटर पर सेकंड वेस्ट, अब अपोजिट डायरेक्शन में है। हम वेलोसिटीज को क्या करेंगे? 8 करेंगे, तो 7 + 3 10 मीटर पर सेकंड रिलेटिव वेलोसिटी होगा। अगर ये बर्ड जस्ट अबाव हो अ ट्रेन, जस्ट अबाव, तो कितने टाइम में ये ट्रेन को क्रॉस करेगा? ठीक है, तो आप यहां पर डिस्टेंस लेंथ ऑफ अ ट्रेन ले लें 1 किलोमीटर, रिलेटिव वेलोसिटी 10 ले लें। 1 किलोमीटर को मैं 1000 मीटर भी लिख सकता हूं, रिलेटिव वेलोसिटी को 10 मीटर पर सेकंड पुट करें, आपके पास टाइम आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास रिलेटिव वेलोसिटीज में इंपोर्टेंट डिस्कशन आपके पास बन गए। ठीक है, और कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम भी आपके पास आ गया। अब अगर मैं ये लिख लो, लेट्स सपोज इसका मास आपके पास जो है, इसका मास आपके पास 100 ग्राम है, और ये 10 सेंटीमीटर या मैं लिख लूंगा 8 सेंटीमीटर पर सेकंड से जा रहा है। ये आपके पास जो है
ये 50 ग्राम है और इसका स्पीड 2 सेंटीमीटर पर सेकंड है। ठीक है, कलिजन हो जाए, कलिजन के बाद 100 ग्राम बॉडी जो है वो 4 सेंटीमीटर पर सेकंड से जा रहा है। तो आप ये बताएं कि 50 ग्राम जो है उसका मोमेंटम क्या होगा, इसका वेलोसिटी क्या होगा आफ्टर कलिजन। तो आप देखें कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इसका मोमेंटम आपके पास क्या होगा, इसका मोमेंटम आपके पास में P1 लिख लेता हूं 800 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड। इसका मोमेंटम कितना होगा P2 100 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड। इन दोनों को अगर मैं सम करूं तो P1 प्लस P2 900 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड। अच्छा, अब P1 प्राइम क्या है अगर आप देखें 400 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड। अब 400 के साथ में क्या ऐड कर जाओ कि 900 आ जाए, तो 500। इसका मोमेंटम आपके पास है P2 प्राइम, तो P2 प्राइम ये आपके पास 500 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड होगा। ये इसका मोमेंटम होगा आफ्टर कोलिजन। अगर आपसे V2 के बारे में पूछ रहा है तो V2 प्राइम P2 प्राइम डिवाइड बाय M2, और P2 आपके पास क्या है 500 ग्राम डिवाइड बाय 50। ठीक है, V2 प्राइम ये आपके पास 500 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड डिवाइड बाय 50 ग्राम, दिस इज कैंसल। ठीक है, तो V2 प्राइम आपके पास 10 सेंटीमीटर पर सेकंड होगा। अगर आपसे मोमेंटम मांगा गया है तो 500 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड। अगर आपसे वेलोसिटी मांगा गया है P2 प्राइम डिवाइड बाय M2 वेलोसिटी। आपसे काइनेटिक एनर्जी अगर मांगा गया है, ठीक है, तो हाफ M2 V2 प्राइम स्क्वायर। M2 भी है और V2 प्राइम भी आपके पास आएंगे। आप काइनेटिक एनर्जी भी मालूम कर सकते हैं बाय यूजिंग दैट कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इक्वेशन। अच्छा, मैं यहां पर लिख सकता हूं फॉर स्पीड्स आफ्टर कोलिजन, फॉर स्पीड्स आफ्टर कोलिजन V1 प्राइम M1 माइनस M2 डिवाइड बाय M1 प्लस M2 V1 प्लस 2M2 डिवाइड बाय M1 प्लस M2 इंटू V2। V2 प्राइम M2 माइनस M1 डिवाइड बाय M1 प्लस M2 V2 प्लस 2M1 डिवाइड बाय M1 प्लस M2 इंटू V1। ठीक है, ये आपके पास V1 प्राइम, ये आपके पास V2 प्राइम। If the collision is perfectly elastic head-on collision, then after collision, the speed of mass M1 is V1 prime, the speed of mass M2 is a V2 prime. तो अगर masses हो और before collision speeds हो, इसमें put करें after collision speed आ जाएगा। अब देखिए लंबे छोटे फार्मूले हैं, अगर आपको याद करने का तरीका नहीं आ रहा तो इसके एक आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, वो क्या है, देखिए अगर आप इसमें देखें तो ऊपर माइनस वाला टर्म है, 2 वाला टर्म है, माइनस वाला टर्म 2 वाला टर्म, और नीचे M1 प्लस M2 M1 प्लस M2। तो देखिए V1 प्राइम किस मास का वेलोसिटी है, मास M1, तो मास M1 इज पॉजिटिव, M2 इज नेगेटिव, और जो M1 पॉजिटिव है इसका वेलोसिटी V1, M2 नेगेटिव है 2M2 दूसरा टर्म 2M2 वाला और साथ में V2। ठीक है, V2 प्राइम मास M2 का वेलोसिटी है, तो V2 प्राइम M2 का वेलोसिटी है, तो M2 इज पॉजिटिव, M1 इज नेगेटिव, M2 पॉजिटिव तो उसका वेलोसिटी V2, M1 नेगेटिव 2M1, जो टर्म नेगेटिव होगा उसको 2 वाला टर्म होगा, तो M1 2M1 और M1 का वेलोसिटी V1। यहां पर M2 नेगेटिव था, M2 V2। ये आपके पास याद करने का तरीका है कि आप इसको किस तरह याद करेंगे। अब इसकी एक स्पेशल केस है, एक स्पेशल केस है, और स्पेशल केस ये है इफ टारगेट इज एट रेस्ट। अगर टारगेट आपके पास रेस्ट में हो, V2 आपके पास क्या होगा 0, V2 आपके पास क्या होगा 0 होगा, तो V2 वाले टर्म्स आपके पास 0 हो जाएंगे। V1 प्राइम, ठीक है, ये आपके पास M1 माइनस M2 डिवाइड बाय M1 प्लस M2 इंटू V1।
ये V2 वाला टर्म तो जीरो हो जाएगा, इसमें सिर्फ ये रह जाएगा V2 प्राइम, ये वाला V1 वाला रह जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। 2m1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 इंटू V1, ये आपके पास इस इक्वेशन से रिड्यूस्ड इक्वेशन आ गया। ठीक है, अब इस स्पेशल केस में आपके पास 3 और केसेस है जो कि एमसीक्यूज के लिए भी जरूरी है। फर्स्ट, केस वन, if m1 is equal to m2 is equal to m, means the bodies are identical, the bodies are identical। ठीक है, ये आपके पास मास m, वेलोसिटी v1, ये आपके पास मास m और v2 इसका 0, ये रेस्ट में। तो v1 प्राइम आफ्टर कोलिजन वो 0 होगा एंड v2 प्राइम वो आपके पास v1 होगा। सो इफ द masses are same, velocities or speeds will be interchange। इंसिडेंट का, और जरूरी नहीं कि टारगेट आपके पास रेस्ट में हो, वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाएगा। अगर ये मास m ये 4 सेंटीमीटर पर सेकंड से जा रहा था, ये मास m ये 1 सेंटीमीटर पर सेकंड से जा रहा था, जब कलिजन हो जाए, ठीक है, जब कलिजन हो जाए तो कलिजन के बाद ये 1 सेंटीमीटर पर सेकंड से जाएगा और ये 4 सेंटीमीटर पर सेकंड से जाएगा। तो आप देखिए वेलोसिटीज आर इंटरचेंज, वेलोसिटीज एक्सचेंज हो जाता है, इंटरचेंज हो जाता है इफ द बॉडीज आर आइडेंटिकल आर सेम, अगर बॉडीज आपके पास सेम हो। केस 2, इफ m1 इज मच मोर ग्रेटर देन m2, अगर m1 m2 से कई गुना ज्यादा हो, ठीक है, और ये v1 वेलोसिटी से जा रहे हैं, दिस इज m2 और v2 आपके पास 0 हो, ठीक है, तो v1 प्राइम आपके पास बिफोर कोलिजन जो वेलोसिटी था आफ्टर भी तकरीबन वही होगा, और v2 प्राइम आपके पास 2 टाइम्स ऑफ v1। कभी जिंदगी में आपने एक लाइट चीज को हेवी से हिट करवाया होगा, तो जो लाइटर होता है आफ्टर कोलिजन वो ज्यादा स्पीड से चला जाता है, और ये बिफोर कोलिजन जिस वेलोसिटी से जा रहा था आफ्टर कोलिजन भी तकरीबन उसी वेलोसिटी से जाएगा। ठीक है, तो v2 प्राइम इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू v1। अगर आप एक लाइट बॉल को स्टोन से हिट कर लेते हैं, स्टोन से हिट कर लेते हैं, तो वो लाइट बॉल डबल वेलोसिटी से जाएगा। किस चीज के डबल वेलोसिटी? स्टोन के वेलोसिटी के डबल। केस 3, इफ m1 इज वेरी वेरी लेस देन m2, ये आपके पास m1 ये v1 वेलोसिटी से, दिस इज m2 और v2 आपके पास 0 है। ठीक है, तो फिर आपके पास क्या होगा? v1 प्राइम वो माइनस v1 के बराबर होगा, और v2 प्राइम आपके पास बिफोर कोलिजन भी 0 और आफ्टर कोलिजन भी आपके पास 0। सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट केसेस। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इंपल्स और प्रोजेक्टाइल मोशन में डिस्कस करूंगा, ठीक है, और ये चैप्टर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में भी खत्म हो जाएगा। थैंक यू सो मच।